नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं निशांत कुमार अपने YouTube चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन करना। तो जल्दी से फटाफट बहुत जल्दी में हम इस पूरे टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट मतलब नहीं, फॉर मतलब के लिए, प्रॉफिट मतलब लाभ, ऑर्गेनाइजेशन संस्था। कहने का मतलब ये है, इस नाम से ही पता चल रहा है, वैसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच मोटो हैज़ नॉट टू अर्न एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ नॉट एम टू अर्न एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ये लाभ नहीं कमाती? नहीं, लाभ नहीं कमाती। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर लाभ तो कमाती हैं, क्योंकि स्कूल्स, चर्च, टेम्पल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रस्ट, सारी एनपीओ है और सारे लाभ नहीं कमाते। स्कूल वाले तो बहुत ज़्यादा लाभ कमाते हैं, स्कूल वाले तो बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि स्कूल इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट इन अ वेरी माइनर। तो इसका मतलब या तो डेफिनेशन गलत है, या तो सर आप गलत पढ़ा रहे हो। नहीं, मैं सही पढ़ा रहा हूँ। एनपीओ कहते हैं वैसी संस्था को जो लाभ नहीं कमाना चाहती। मैं ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, लाभ कमाती हैं या नहीं कमाती हैं, दैट इज़ द अदर मैटर। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। स्कूल, ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, टेम्पल्स, चर्च, एनी क्लब, ये लाभ कमाने के लिए नहीं बनी। ये बनी किस लिए है? सिविल सर्विस के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। अच्छा, तो ये होती हैं एनपीओ। जी हाँ, यही होती हैं एनपीओ, वैसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। फिर से ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए, वैसी संस्था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उन्हें लाभ न कमाने वाली संस्था कहते हैं। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, जैसे स्कूल, ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, टेम्पल्स, चर्च, एनीथिंग्स, etc। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। प्लेग्राउंड्स, जो आपके जहाँ क्रिकेट खेलते हैं, क्या कहते हैं, स्टेडियम्स, ठीक है। ये सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। लाभ कमाती हैं या हानि होती है, इनमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, दैट इज़ नॉट अ मैटर। उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ये किस लिए बनी होती है? समाज की सेवा करने के लिए। इनका प्रमुख उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना। स्कूल का काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। वो बच्चों को पढ़ाती हैं, शिक्षित करती हैं। हॉस्पिटल्स का काम क्या है? मरीजों का इलाज करना। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं? देश चलाती हैं, देश के पॉलिटिक्स को देखती हैं, देश की इकोनॉमी को देखती हैं। टेम्पल, चर्च क्या करते हैं? हमारे रिलीजन्स, हमारी आस्था है उनके साथ। तो ये सारे लाभ नहीं कमाते हैं, मतलब ये चाहती नहीं है लाभ कमाना, या मतलब ऐसा कह सकते हो इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। अच्छा, फिर तो ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है कि मतलब हम ये कहें कि हम चाहते नहीं हैं हम काम करना, लेकिन ये हो जाता है काम। बस ऐसे ही समझो कि ऐसी संस्था ये चाहते नहीं हैं लाभ कमाना, लेकिन बस ये लाभ कमा लेते हैं। अब समझ में आया कि एनपीओ क्या होती हैं? जी हाँ सर, अब समझ में आ गया कि एनपीओ क्या होती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं होती हैं, लाभ नहीं कमाती हैं, तो कुछ तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिर नहीं होता होगा सर इसका? नहीं होता है सर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है सर। ये तो लाभ नहीं कमाती, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, ये समाज की सेवा करती हैं। ये समाज की सेवा करती हैं। कहा जाता है ना कि वो एक कहावत है हिंदी में, नेकी कर दरिया में डाल। भाई जब ये नेक काम करती हैं तो इसकी अकाउंटिंग क्यों करें? किस बात की अकाउंटिंग करें? ये तो समाज की सेवा करती हैं। सर बड़े भोले हो तुम,
ये करती तो समाज की सेवा है, लेकिन ये सेवा कैसे करेंगी? क्या इनको सेवा करने के लिए पैसा नहीं चाहिए? अच्छा चलिए एक बात बताइए, लॉकडाउन चल रहा है, इस समय कई सारे गरीबों को और जो दिहाड़ी मजदूर हैं या वैसे लोग जो बहुत ही गरीब तबके के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, भूखे मर रहे हैं, जिनको खाने को नहीं है, बहुत सारे लोग उनको खाना खिला रहे हैं। कभी सोचा ये खाना कहाँ से खिला रहे हैं? इनके पास इतना अनाज कहाँ से आ रहा है? कहाँ से ये इतनी दालें ला रही हैं? कैसे खिला रही हैं? कहाँ से आ रहा है इनके पास इतना सामान? सर ये सामान ये अपने घर से लाते होंगे। अच्छा मान लिया है कि अपने घर से लाते होंगे, कितना? 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, कितना ला रहे हैं? ये रोज़ की रोज़ हज़ारों गरीबों को खाना खिला रहे हैं, कहाँ से खिला रहे हैं? सर अगल बगल से भी मांग लेते होंगे। ठीक है, ये भी बात सही है कि अगल बगल से मांग लेते होंगे। अच्छा अगल बगल से भी मांग लेंगे, अपने घर से भी ला देंगे। मान लीजिए कि उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस नेक काम में साथ दे रहा है, वो कुछ अनाज अपने घर लेके चला जाए, इस बात का पता कैसे चलेगा? सर जितना अनाज आया और जितना हमने बांटा, फिर अगर बच गया तो उतना हमारे पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसका मतलब कोई किसी ने चोरी किया। बस यही बात जानने के लिए अकाउंटिंग करनी है, यही तो अकाउंटिंग है। हमें यही तो जानना है। जो लाभ नहीं कमाती है ये भी कहीं ना कहीं से तो सेवा करने के लिए पैसा लाती है। हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल पे मरीजों को दवाई चाहिए, मरीजों को बेड चाहिए, मरीजों का इलाज होना है, और भी कई सारी बातें होती है। स्कूल है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो टीचरों की फ़ीस होती है, चौक है, पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, किताब है, कॉपी है। ये सब कहाँ से आएगा? सर ये सब कहीं ना कहीं से तो आएगा। तो कितना आया, कितना गया, कितना बच गया, इन सब का तो हिसाब होना चाहिए। अगर हम इनका हिसाब नहीं रखेंगे तो चोरी होने का, घपला होने का, फ्रॉड होने का, स्कैम होने का पूरे चांसेस हैं। तो इस स्कैम को रोकने के लिए, इस घपले को रोकने के लिए, और कितना आया कितना गया, इन सब का हिसाब रखने के लिए हमें इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अच्छा सर तो ये बात है, इसलिए हमें एनपीओ की भी अकाउंटिंग करनी होती है, और यही रीज़न है कि हमें इसकी भी अकाउंटिंग पढ़नी है। जी हाँ, यही रीज़न है कि आपको इसकी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पढ़नी है। और कोई कारण हो सकता है सर? हाँ एक और कारण हो सकता है। मान लीजिए कि कल को कोई बात हो जाती है। आज लॉकडाउन के टाइम पे जितनी भी संस्थाएं अपना कोई ना कोई संस्थाएं काम कर रही हैं, अगर कोई बात हो जाती है और कोई व्यक्ति कल को कोर्ट में जाके खड़ा हो जाता है, मान लीजिए आप में से ही कोई हो, कोई भी जाके कोर्ट में खड़ा हो जाता है कि ये जो फलाना कोई सच एंड सच संस्था थी, ये लोगों को खिला रही थी, बट मुझे इतना भरोसा नहीं है कि ये काम अपना सही से कर रही थी, तो मुझे न्याय चाहिए। वो है ना, क्या कहते हैं उसको, पिटीशन मान लीजिए कि किसी ने डाल दिया हो, तो क्या होगा? तो सर कोर्ट हिसाब मांगेगा। हाँ तो कोर्ट हिसाब मांगेगा तो ये लोग हिसाब कहाँ से देंगे? कैसे किया इन्होंने काम? वो आए दिन आप सुनते होंगे ना कि पॉलिटिकल पार्टी से कहा जाता है, भाई तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, हिसाब दो, कहाँ से तुम चंदा ला रहे हो, कैसे आ रहा है चंदा तुम्हारे पास, कहाँ से तुम्हारे पास इतना पैसा आया, कैसे तुम वोट के लिए दारू दे रहे हो, कैसे तुम पैसा बांट रहे हो, इस पैसे का हिसाब तो होना चाहिए। तो ये पैसे के हिसाब रखने के लिए, अर्थात कानून में सबूत के तौर पर, अदालत में सबूत के तौर पे भी हम इसे पेश कर सकते हैं। तो कानूनी कारण से भी हमें इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो हमें समझ में आ गया कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 2 कारणों से करनी पड़ेगी। पहला कारण कानून में सबूत के तौर पर, और दूसरा कारण हमें खुद भी इसका हिसाब रखना होता है कि कितना आया और कितना गया। तो सवाल ये आता है सर कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और क्या क्या होती है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? तो देखिए, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए 3 प्रकार के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। कितने? ध्यान से सुने, कितने बनाए जाते हैं? 3 प्रकार के अकाउंट। फिर से सुनना, 3 प्रकार के अकाउंट्स। हाँ 3 प्रकार के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। कौन कौन से? लिख लीजिए, ध्यान से सुनिए। कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाए जाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और क्या बनाए जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
और क्या बनाए जाते हैं, बैलेंस शीट। हाँ, ये 3 बातें हैं। क्या क्या बनाई जाती है, फिर से बताइए, फिर से जल्दी जल्दी बताइए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्या कहते हैं, आय एवं व्यय खाता। और बैलेंस शीट स्थिति विवरण। ये 3 बातें हो जाती हैं। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होती हैं, हाँ ध्यान से सुनिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होती हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का सारांश होती है। इट इज़ समरी ऑफ कैश बुक। इट इज़ समरी ऑफ कैश बुक। ये कैश बुक का सारांश होती है। आपने 11th क्लास में कैश बुक तो पढ़ा ही होगा। कैश बुक कैसा होता है, हम सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, हमने कैश बुक पढ़ा था। क्या क्या होती है उसमें, वो एक टी शेप का अकाउंट होता था सर, इसमें डेट, पार्टिकुलर और हम कॉलम बनाते थे। अगर हमारा एक कॉलम का होता था या तो कैश का या तो बैंक का, 2 कॉलम होते थे या तो कैश बैंक, कैश डिस्काउंट या बैंक डिस्काउंट, या तीनों कॉलम होते थे कैश, बैंक और डिस्काउंट। और इसकी हम एंट्री करते थे। कैसे एंट्री करते थे, डेट वाइज करते थे। अच्छा, अब डेट वाइज में मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूँ कि जब जब हमने परचेज़ किया होगा तो हम कैश बुक में क्या किए होंगे सर, हम कैश बुक में क्रेडिट किए होंगे। हाँ, जब जब हमने परचेज़ किया होगा, क्योंकि परचेज़ करने से कैश जाएगा तो हमने क्या किया होगा, उसे क्रेडिट किया होगा। अब मान लीजिए कि हमने फर्नीचर परचेज़ किया है और हमने पूरे साल में 10 बार फर्नीचर परचेज़ किया है। एक बार फर्नीचर परचेज़ किया 1000 का, 10 बार 1,000 का हमने फर्नीचर परचेज़ किया अलग अलग डेट पे। तो अलग अलग डेट पे वो हमारा कैश बुक पे बना होगा। कुछ एक पहले पेज पे बना होगा, कुछ 10 पेज बाद बना होगा, कुछ 15 पेज बाद लिखे गए होंगे। अब हमें टोटल फर्नीचर का परचेज़ जानना है, तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर का टोटल परचेज। अब कैश बुक का एक एक पन्ना तो पलटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, एक जगह लिखेंगे। एक जगह हम क्या करेंगे, टोटल फर्नीचर का हमने कितना परचेज किया, अर्थात कितना कैश फर्नीचर के परचेज के नाम पर गया, इसे हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। और इस टोटल को रिसिप्ट एंड पेमेंट के तरफ दिखा देंगे फर्नीचर के नाम से। यहाँ फर्नीचर के नाम पे 10,000 रुपये गया। क्या किया, ये हमने कैश बुक की समरी तो बनाई है, तो इसीलिए कहा जाता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होती है वो कैश बुक की समरी होती है। वो क्या होती है, कैश बुक की समरी होती है। ठीक है। अच्छा, और क्या होता है सर, इसकी क्या खूबी होती है, हाँ ये जो होता है ये रियल अकाउंट होता है। ये कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। मतलब इसका जो नेचर होता है वो रियल अकाउंट का होता है। रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाता। तो सर इसके रूल भी होंगे, हाँ इसका रूल है, क्या है रूल इसका सर, रियल अकाउंट का जो रूल होता है, हाँ तो जल्दी बताइए क्या होता है रियल अकाउंट का रूल, जल्दी बताइए, जल्दी 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 बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, आप लोग नहीं बता रहे हो, मैं बता देता हूँ। इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कुछ भी आ रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो कुछ भी जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, जो कुछ भी आ रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो कुछ भी जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसका जो भी रिसिप्ट होगा, मतलब हमें जो भी पूरे साल में हमें जहाँ जहाँ से पैसा आया उसका टोटल हम रिसिप्ट की तरफ लिखते हैं, अर्थात वो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। और जहाँ जहाँ हमने पैसा पे किया उसे का टोटल हम कहाँ लिखते हैं, पेमेंट की तरफ लिखते हैं। मतलब हम क्रेडिट की साइड लिखते हैं। मतलब डेबिट में रिसिप्ट आना चाहिए और क्रेडिट में पेमेंट आना चाहिए। ठीक है सर, और क्या खूबी होती है इसकी, इसकी एक और खूबी होती है, इसके अंदर जो अमाउंट आते हैं ना, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस नेचर के हैं, वो कैपिटल नेचर के हैं, वो रेवेन्यू नेचर के हैं, वो किस नेचर के हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के भी आइटम्स आ सकते हैं और कैपिटल नेचर के भी आइटम्स आ सकते हैं। अच्छा, और इसकी एक खूबी ये होती है कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस साल से संबंधित हैं, विच ईयर दिस इज़ रिलेटेड, दिस अमाउंट इज़ रिलेटेड, विच ईयर दिस अमाउंट इज़ रिलेटेड। मतलब किस साल से ये संबंधित है। अगर हमारा पिछला बकाया है और हमें नहीं मिला और इस बार मिला है तो हम इस बार ले देंगे। भाई जाहिर सी बात है, ये कैश बुक का सारांश है और कैश बुक का सारांश होने का मतलब क्या हुआ कि कैश आएगा तो हम लिखेंगे। अब कैश किस साल के लिए आया है
किस साल से संबंधित है ये अमाउंट, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें आया है तो हम लिखेंगे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कैश बेसिस होता है। जी हाँ, ये कैश बेसिस होते हैं, मतलब कैश आएगा तो हम लिख देंगे, कैश नहीं आएगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस काम के लिए कैश आया है, और जो कैश आया है वो किस ईयर से रिलेटेड है। हम यहाँ कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, अगर हमें कैश मिला है तो हम रिसिप्ट की तरफ मतलब डेबिट की तरफ लिख देंगे, और कैश गया है तो हम पेमेंट की तरफ मतलब क्रेडिट की तरफ लिख देंगे। ठीक है सर, तो इसके लक्षण हो गए। एक बार सर रिवीजन बता दीजिए दोबारा से सर, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, एक बार फिर से बता दीजिए सर। देखिए, किसी भी साल से संबंधित कैश होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरी फ़ीस मान लीजिए कि 1000 रुपये है, ठीक है, और कि कोई बच्चा आता है और वो 2 महीने की फ़ीस नहीं देता है, तो क्या मैं लिखूँगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखूँगा भाई। मैं तो उसे लिखूँगा तो फिर तो वो बता देगा, बोलेगा कि सर मैंने दे दिए, तो मैं तो लिखूँगा ही नहीं। मान लीजिए कि 2 महीने बाद वो इकट्ठे 3000 रुपये दे देता है मुझे, तो 3000 रुपये देने का मतलब क्या हुआ कि पिछले 2 महीने का 1000 रुपये 2000 दिया, और एक जिस महीने में उसने दिया उस महीने का। तो मैं अपने खाते में क्या करूँगा कि तीनों 3000 को इकट्ठे रिसिप्ट में दिखा दूँगा मैं, मतलब जो पिछला बकाया जो अब मिला उसको भी, और जो अभी का है उसको भी। ठीक है सर, तो ये बात है, हाँ ये बात है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों प्रकार के अमाउंट्स को हम दिखाते हैं, और किसी भी ईयर से रिलेटेड होता है उसको दिखाते हैं। सर ये कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर समझ में नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए कि मैं कुछ परचेज़ कर रहा हूँ, वो परचेज़ किस लिए कर रहा हूँ मैं परचेज़ अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। आपने इकोनॉमिक्स में और बिज़नेस में पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके कारण बिज़नेस बढ़ता है, या कोई भी ऐसा रिसिप्ट जिस कारण बिजनेस पे कोई फ़र्क पड़ता है, तो वो कैपिटल नेचर का होता है। जी हाँ, अब जैसे मान लीजिए मैंने अपने कोचिंग के लिए बेंचेस खरीदे हैं, तो बेंचेस जो है वो उससे क्या होगा, मेरी कोचिंग की वैल्यू बढ़ेगी, मैं अपनी कोचिंग की शोभा बढ़ाऊंगा, मैं अपनी कोचिंग की वैल्यू बढ़ाऊंगा, मेरा बिज़नेस बढ़ेगा। बेंचेस अधिक और अच्छे से लगाऊंगा, अच्छे क्वालिटी के लगाऊंगा, तो बेंचेस जो मैं खरीदूंगा वो मेरा किस नेचर का होगा, कैपिटल नेचर का। और मान लीजिए जो मैं नोट्स बच्चों को देता हूँ, जो मैं प्रिंटेड नोट्स दे रहा हूँ, प्रिंटिंग करवा रहा हूँ, वो मेरा क्या है, वो मेरा रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि मुझे बार बार करवाने पड़ेंगे। बेंचेस में एक बार खरीदूंगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, फिर उससे मुझे बार बार खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो रेवेन्यू नेचर का हो तो बार बार खर्च करना पड़ेगा। आज स्टूडेंट आया, मैंने प्रिंटिंग करवाई, उसे दे दिया। मान लीजिए कल को एक नया स्टूडेंट आया तो मुझे फिर से प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी, मुझे फिर दे देना पड़ेगा। लेकिन बेंच तो बार बार नहीं खरीदूंगा। आज मान लीजिए कि मैंने एक बेंच लगाया, एक बच्चा आया उस पर बैठा, कल दूसरा बच्चा आया तो मुझे दोबारा बेंच थोड़ी ना खरीदने हैं, उसी बेंच पर वो बैठेगा। तो बेंच का खरीदना कैपिटल नेचर का हुआ, और जो प्रिंटिंग करवाया मैंने वो रेवेन्यू नेचर का हुआ। तो जो कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, ये दोनों ही प्रकार की चीज़ें जो होंगी वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई जाएंगी। ठीक है जी हाँ सर, ठीक है। और इसकी क्या खूबी होती है सर? हाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बैलेंस से शुरू होता है और कैश बैलेंस पे ही ख़त्म होता है। मतलब साल के शुरू में कितना कैश था वो बैलेंस बीडी के नाम से दिखा देते हैं, और साल के लास्ट में कितना कैश बचा वो बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देते हैं। ठीक सर, तो ये हो गए इसके लक्षण। जी हाँ, ये हो गए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लक्षण। चलिए अब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। जैसे किसी भी प्रॉफिट मोटिव कंपनी में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। अच्छा, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है तो इसका नेचर कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए। जी हाँ, इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा अकाउंट जिससे प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है
कोई भी ऐसा अकाउंट जिससे प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है वो नॉमिनल नेचर का होता है। कोई भी ऐसा अकाउंट जिससे प्रॉफिट लॉस का पता चलता है वो नॉमिनल नेचर का होता है। इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस नेचर का होना चाहिए? नॉमिनल नेचर का होना चाहिए। नॉमिनल नेचर का अगर ये होता है तो इसका रूल क्या होना चाहिए? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसका मतलब सारे एक्सपेंडिचर इसके डेबिट की तरफ होने चाहिए और सारे इनकम इसके क्रेडिट की तरफ होने चाहिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे बड़ा अंतर यही है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है क्या होता है? रियल अकाउंट। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर कैसा होता है? नॉमिनल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है बच्चों। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमाउंट कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही आइटम्स की एंट्री की जाती है। उसके अंदर अकाउंटिंग केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के ही आइटम्स की करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, दोनों ही प्रकार के आइटम्स की एंट्री होती है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू नेचर के ही आइटम्स की एंट्री होती है। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है? किसी भी ईयर से रिलेटेड अमाउंट अगर हमें रिसिप्ट हुआ है या हमने पे किया है तो उसकी एंट्री कर देते हैं। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिलेटेड ईयर्स के ही, मतलब जिस साल के लिए आप इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हो केवल उसी साल के इनकम और एक्सपेंस को दिखाते हैं। ठीक। अब ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे कैसे? तो पता है, जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो हूबहू इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो डेबिट है वो इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट हो जाएगा और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्रेडिट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट हो जाएगा। ठीक। कुछ एक आइटम्स होते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाए जाते। कुछ एक ऐसे आइटम होते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाए जाते। वो कौन कौन से आइटम्स होते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस बीडी, बैलेंस ईडी, किसी भी कैपिटल नेचर के आइटम्स, लाइफ मेंबरशिप फीस, कोई भी स्पेसिफिक फंड, ये सब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते। ये सब बातें मैंने अपने पहले के लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ और पहले के लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चंस भी करवाया था। क्योंकि सारे क्वेश्चंस को दोबारा करवाना, सारी चीज़ों को दोबारा हूबहू वैसे ही रिपीट करना, ये उतना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इससे वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है। और जाहिर सी बात है, फ्री क्लास में और क्या चाहिए दोस्त, इतना बता रहा हूँ बहुत है। ठीक है। अच्छा, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, एक बार उसकी रिवीजन कर लें। एक होती है सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशंस। हम सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बातें लिखते हैं, फिर दो बातें ऐड करते हैं और दो बातें लेस करते हैं। दो बातें ऐड और दो बातें लेस करते हैं। क्या क्या करते हैं हम सब्सक्रिप्शन में? दो बातें ऐड, करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर का एडवांस। करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं। और ठीक इसका उल्टा कर दो, करेंट ईयर की एडवांस और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। ठीक, इसे हम क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। जो अमाउंट आएगा उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दें। जो स्पेसिफिक फंड्स होते हैं इसको हम किस में दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। स्पेसिफिक फंड को किस में दिखाते हैं हम? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं हम, कैसे दिखाते हैं? स्पेसिफिक फंड में उसके डोनेशन, उसे जो रिसिप्ट हुए उसे भी ऐड कर देते हैं। अगर कोई इंटरेस्ट अगर हमें स्पेसिफिक फंड के इन्वेस्टमेंट पर मिला है तो उसे भी ऐड कर देते हैं। और स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड यदि कोई एक्सपेंसेस है
तो उसको हम लेस कर देते हैं। ठीक है बच्चों। और स्पेसिफिक फंड के इन्वेस्टमेंट को कहाँ दिखाते हैं हम, एसेट की तरफ दिखाते हैं। और ये जो हम कैलकुलेशन किए स्पेसिफिक फंड की, वो कहाँ दिखाते हैं हम, लायबिलिटी में दिखाते हैं। ठीक। और एक लास्ट टॉपिक है कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स को हम क्या करते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे डेबिट करते हैं हम, तो कंज्यूमेबल गुड्स को निकालने का तरीका होता है ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वैल्यू। ठीक। हाँ, तो बस यही था और हमें इसी की रिवीजन करनी थी, इतनी रिवीजन करनी थी। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने क्वेश्चंस की तो रिवीजन करवाई ही नहीं। तो बेटा सारे वीडियोस में बार बार सारे क्वेश्चंस करवाना तो संभव नहीं है। कुछ कमेंट आए थे कि सर आप रिवीजन करवाने के लिए कहा था और आपने रिवीजन नहीं करवाया, इसलिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है रिवीजन के लिए। क्योंकि बेटा देखो, एक तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है जिसमें सारे वीडियोस को प्रोड्यूस करना, रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो बड़ी मुश्किल से जो भी वीडियोस बन रहे हैं वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और रही बात कि अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए और इससे ज़्यादा आप चाहते हो कि आपकी रिवीजन हो, टेस्ट्स हो और आपको प्रिंटेड नोट्स मिले, इसके लिए लॉकडाउन के खुलने का वेट करना पड़ेगा। जब लॉकडाउन खुलेगा फिर आप लोग हमारे कोचिंग सेंटर में आइए, मुझसे कंसर्न कीजिए, वहाँ एडमिशन लीजिए और फिर आपको सब प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, फेस टू फेस क्लास भी मिलेगी, साथ के साथ आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। ठीक है। अभी वीडियोस में ही सब कुछ पॉसिबल नहीं है। और अगर आप लोग मान लीजिए कि बहुत दूर रहते हैं और कोचिंग सेंटर नहीं आ पाते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो मेरी एक और चैनल है, वो पेड चैनल, उसमें आपको पैसे जमा करना है। एक बार आपको कष्ट करना पड़ेगा, कोचिंग तक आनी पड़ेगी, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, या आप ऑनलाइन पे भी कर सकते हो। आप ऑनलाइन पेमेंट भी करके फिर उस चैनल के माध्यम से आप अपने घर बैठे आप सारी पढ़ाई कर सकते हो और आपको फिर फेस टू फेस का ही मज़ा मिलेगा उसके अंदर। लेकिन एक प्रॉब्लम यही है अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन के टाइम पर वीडियो शूट करना विदाउट टेक्निकल बॉयज़ थोड़ी प्रॉब्लम है। तो क्योंकि अभी टेक्निकल बॉयज़ है नहीं, तो वो वीडियोस अभी शूट हो नहीं रहे हैं। अभी तो मैं खुद घर बैठ करके, मैं भी लॉकडाउन में घर पे ही बैठा हूँ, आप लोग भी घर पे ही बैठिए और गवर्नमेंट की बात मानिए। मैं भी ये चाहता हूँ और एक बार ये महामारी ख़त्म हो जाए, व्हेन दिस पेन, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं फिर हम अपने अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये आपको रिवीजन लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।